Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about alteration in objects or object clause, उद्देश्य खंड या उद्देश्यों में परिवर्तन। उद्देश्य खंड या उद्देश्यों में परिवर्तन किसमें किया जाता है? जब पार्षद सीमा नियम बनाया गया था तो उसमें अलग अलग क्लोज थे, जिसमें नेम क्लोज था, ऑब्जेक्ट क्लोज था, प्लेस जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज था, उसके बारे में हम डिटेल में पहले अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो हमारा नेक्स्ट जो क्लोज या चेंज करने वाला जो टॉपिक, जो सीमा नियम में जो परिवर्तन का टॉपिक है, वो है अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज या अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट्स। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को अपने सीमा नियम के उद्देश्य खंड अर्थात उद्देश्यों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। उद्देश्य में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधानों को कुछ वर्गों में विभाजित करके हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट जो आता है वो है प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन। किस? प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उद्देश्यों से के उपयोग से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन। तो कभी कभी कोई कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता से प्राप्त धनराशि के उपयोग करने से पूर्व ही अपने सीमा नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन करना चाहती है। ऐसी दशा में कंपनी को उद्देश्य खंड में परिवर्तन हेतु कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, और उस प्रक्रिया में सबसे फर्स्ट जो प्रक्रिया है या जो पहला जो पॉइंट है वो है डाक मत पत्र से विशेष संकल्प पारित करना। डाक मत पत्र से विशेष संकल्प पारित करना, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसी कंपनी को सर्वप्रथम डाक मत पत्रों के माध्यम से उद्देश्यों के परिवर्तन हेतु एक विशेष संकल्प पारित करना होगा। उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए संकल्प की डाक मत पत्र सूचना में कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए या होना चाहिए। वो कौन कौन से तथ्य होने चाहिए? कुल प्राप्त धनराशि का उल्लेख, प्रविवरण में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई कुल धनराशि, प्रविवरण के माध्यम से प्राप्त धनराशि में से उपयुक्त धनराशि या अनयूटिलाइज्ड मनी, उद्देश्यों में प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण, उद्देश्यों में परिवर्तन का न्यायोचित आधार, नए उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित धनराशि, प्रस्तावित परिवर्तन का कंपनी की आय तथा कंपनी के नकद प्रवाह पर अनुमानित प्रभाव, प्रस्तावित संकल्प पर सदस्यों द्वारा सूचना आधारित निर्णय करने के लिए अन्य संबंधित सूचनाएं। तो ये सारी चीजें प्रस्तुत करनी होती है, या डाक मत पत्र से विशेष संकल्प जब पारित किया जाता है तो उसके लिए ये तथ्यों का उल्लेख होना अनिवार्य है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है संकल्प के विवरण का प्रकाशन। ये संकल्प के विवरण का प्रकाशन, ठीक है ना। तो कंपनी उसके बाद में क्या करेगी? जब डाक मत से विशेष संकल्प बना लेगी तो प्रकाशन करवाएगी। संकल्प के विवरण एवं औचित्य का एक विज्ञापन प्रकाशित करेगी। इस विज्ञापन का प्रकाशन एवं सदस्यों को डाक मत पत्र भेजने की कार्यवाही एक साथ ही की जाएगी। समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन में उद्देश्यों के परिवर्तन हेतु पारित किए जाने वाले संकल्प का विवरण दिया जाएगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है असहमत अंशधारियों को प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना। कभी कभी कंपनी के कुछ सदस्य उद्देश्यों के परिवर्तन के संकल्प का विरोध करते हैं, उससे अपनी असहमति प्रकट करते हैं। ऐसे में
कंपनी के प्रवर्तकों तथा कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले अंशधारियों का यह दायित्व होगा कि वे असहमति प्रकट करने वाले अंशधारियों को उनके द्वारा निवेशित प्रतिभूति से बाहर निकलने का अवसर दें। यह अवसर सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन होती है वो कौन सी होती है कि अन्य किसी दशा में, मतलब फर्स्ट तो हमने ले लिया था कि प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है पढ़ने के बाद में सेकंड पॉइंट हमारा आता है अन्य किसी दशा में परिवर्तन। मतलब और कोई कंडीशन आ जाती है तो कब कैसे परिवर्तन किया जाएगा। यदि कंपनी किसी अन्य दशा में अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करती है तो उसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करना पड़ता है। यह संकल्प कंपनी की सभा में अथवा डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किया जा सकता है और उसके लिए कुछ प्रावधान है। कंपनी अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जो सभी दशाओं में उद्देश्यों में परिवर्तन करने पर लागू होते हैं। वे कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट प्रावधान जो है वो है संबंधित नियामक संस्थाओं से अनुमोदन कराना। कभी कभी कोई कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा रखती है जिनके लिए संबंधित नियामक संस्थाओं यथा रिजर्व बैंक तथा सेबी से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी दशा में कंपनी को ऐसा परिवर्तन करने के लिए उन नियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रार को प्रलेख फाइल करना। उद्देश्यों में परिवर्तन करने की दशा में कंपनी को निम्नलिखित प्रलेख रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से प्रलेख हैं? फर्स्ट है कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्रमाणित प्रतिलिपि, समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष संकल्प तथा डाक मतपत्र सूचना का विवरण। इस बात को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र कि उद्देश्यों के परिवर्तन के विशेष संकल्प से असहमत अंशधारियों को उनके द्वारा निवेशित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दे दिया गया है। और नेक्स्ट जो लास्ट प्रलेख है वो है संबंधित नियामक संस्थाओं से प्राप्त किए गए अनुमोदन की प्रति यदि कंपनी ने उद्देश्यों में ऐसा परिवर्तन किया हो तो, जिनके लिए उन नियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो। तो रजिस्ट्रार को ये प्रलेख फाइल करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो स्टेप है वो है सीमा नियम में परिवर्तन का पंजीयन एवं प्रमाणन। सीमा नियम में परिवर्तन का पंजीयन एवं प्रमाणन। जो प्रलेख फाइल कर दिए उसके बाद रजिस्ट्रार सीमा नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन का पंजीयन कर लेगा। तत्पश्चात रजिस्ट्रार विशेष संकल्प के फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उद्देश्य खंड में पंजीयन का प्रमाण पत्र भी जारी कर देगा। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है वो है परिवर्तन का प्रभाव। उद्देश्य खंड में किए गए परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उनका पंजीयन नहीं कर लिया जाता। तो जब उनका पंजीयन हो जाता है तो वो परिवर्तन भी प्रभावी हो जाते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज किस प्रकार किया जाता है। इसमें दोनों कंडीशंस को हमने पढ़ा। फर्स्ट, प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग से पूर्व, और सेकंड, अन्य किसी दशा में परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि सीमा नियम में के दायित्व खंड में किस तरह परिवर्तन किया जाएगा। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज और कैपिटल। किसी कंपनी के उद्देश्यों, किसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व में परिवर्तन, लाइबिलिटी क्लोज है, कैपिटल क्लोज नहीं है। दायित्व खंड में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी क्लोज। किसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व में परिवर्तन तभी किया जा सकता है, परिवर्तन से मतलब दायित्व में कमी या वृद्धि,
तभी किया जा सकता है जबकि किसी एक वर्ग की कंपनी को किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी भी एक वर्ग की कंपनी को किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित करने के लिए उसके सीमा नियम तथा अंतर नियम में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि कोई एक विशेष वर्ग की कंपनी अपने आप को किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है तो उसे एक विशेष संकल्प पारित कर रजिस्ट्रार को आवेदन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस कंपनी को वे सभी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी जो किसी कंपनी के पंजीयन के लिए की जाती हैं। तत्पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी के पुनः पंजीयन हेतु फाइल किए गए सभी प्रलेखों का पंजीयन कर लेगा और ठीक उसी प्रकार समामिलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है जैसे कि कंपनी के प्रथम बार पंजीयन के समय जारी किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लोज आता है या नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं वो है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल और कैपिटल क्लोज या पूंजी में परिवर्तन। यदि कंपनी के अंतर्नियम अधिकार देते हैं तो अंशों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि, कमी या अंश पूंजी का पुनर्गठन कर सकती है। कभी कभी ऐसे परिवर्तन के कारण अंशों का स्कंद में तथा स्कंद का अंशों में भी परिवर्तन हो सकता है। इन सभी के संबंध में हम आगे फिर से एक हमारा जो डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर है, नया चैप्टर है कैपिटल क्लोज, तो डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हमें ये जानना आवश्यक है कि सीमा नियम के प्रत्येक वाक्य में या प्रत्येक क्लॉज में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो हमने ये सभी के में जो क्लॉज में चेंज किए जाते हैं अभी तक उन विधियों का अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।